हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। महाठग सुकेश से जेल स्टाफ ने हर महीने ली 1.5 करोड़ की रिश्वत, 81 के खिलाफ केस दर्ज। दोस्तों, दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने रोहिणी जेल के करीब 81 जेल स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो दोस्तों, जेल स्टाफ पर आरोप है कि उन्होंने 200 करोड़ की जालसाजी के मामले के गिरफ्तार महाठग सुकेश चंद्रशेखर से करीब 1.5 करोड़ रुपए हर महीने रिश्वत के तौर पर लिए। तो दोस्तों, बता दें कि इस मामले में 15 जून को FIR दर्ज हुई थी। तो दोस्तों, सुकेश चंद्रशेखर की जेल से की गई ठगी के खुलासे के बाद पहले भी कई जेल अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो दोस्तों, मतलब है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर भले ही इस समय दिल्ली की वजह से तिहाड़ा जेल में बंद हो, लेकिन कहा जाता है कि वो बाहर के लोगों से संपर्क में है। तो दोस्तों, सुकेश चंद्रशेखर को अधिकारी जेल के अंदर से एक खत भेजते हुए पकड़ चुके हैं। तो दोस्तों, बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर इस वक्त तिहाड़ा जेल की जेल नंबर 3 में बंद है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डीजी संदीप गोयल ने बताया था कि कुछ दिन पहले CCTV रिकॉर्डिंग में सुकेश चंद्रशेखर से एक नरगिस स्टाफ को कुछ पेपर लेते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, जब स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि सुकेश ने उसे किसी को देने के लिए यह लेटर दिया था। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक मई के शुरुआती दिनों में सुकेश चंद्रशेखर भूख हड़ताल पे था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और 9 जून को जेल में स्थित हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो दोस्तों, इस दौरान वह इसी स्टाफ के कर्मचारी से मिला था। तो दोस्तों, जान ले कि सुकेश चंद्रशेखर को पिछले साल कई हाई प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी और जबरन वसूली के मामले में अरेस्ट किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब में 4 इंजीनियर सस्पेंड, होशियारपुर में बारिश में बना रहे थे सड़क, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। तो दोस्तों, पंजाब में सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। यह तीनों होशियारपुर में बारिश में इस सड़क की रिका पेंटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी के एक वर्कर ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है। तो दोस्तों, सस्पेंड किए गए इंजीनियरों में से SDO तरसीम सिंह, JE विपिन कुमार, प्रवीण कुमार और जसबीर सिंह भी शामिल है। तो दोस्तों, होशियारपुर जिले के चंबेवाला विधानसभा क्षेत्र में यह सड़क बनाई जा रही थी। महिरपुर ब्लॉक में नगल खिड़किया और शेरपुर गांव को इसके जरिए कनेक्ट किया जा रहा था। तो दोस्तों, उसी वक्त AAP के वर्कर गुरविंद सिंह ने उन्हें रोका। उन्होंने बारिश में सड़क न बनाने को कहा। इसके बावजूद उनकी बात को नजरअंदाज कर काम चलता रहा। तो दोस्तों, पंजाब सरकार की PWD प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बारिश में सड़क बनाई जा रही है, इसलिए तुरंत इन 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अब नेपाल ट्रक भर भर कर भेज रहा है ये सामान, भारत ने भी खोल दिए अपने बाजार। तो दोस्तों, पड़ोसी देश ने पहली बार भारत को सीमेंट का एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। नेपाल से सीमेंट की पहली खेप उत्तर प्रदेश की सीमा में लगे एक चेक पोस्ट से होते हुए भारत में पहुंची है। तो दोस्तों, नेपाल के नवलपरासी जिले में पल्ला सीमेंट इंडस्ट्रीज ने सुलोरी बॉर्डर में सीमेंट की 3000 बोरियों की पहली खेप भारत भेजी है। तो दोस्तों, सरकार ने अपने वार्षिक बजट में नेपाल के कच्चे माल का इस्तेमाल कर सीमेंट निर्यात करने वाली कंपनियों को 8% तक नगद सब्सिडी देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, इसके बाद से ही नेपाल के सीमेंट उद्योग भारत को इस बिल्डिंग मटेरियल के निर्यात को लेकर उत्साहित थे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेपाल में 50 से अधिक सीमेंट कंपनियां काम करती है। उनमें से पल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित 15 सीमेंट और क्लिंकर दोनों का उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि कंपनियों की कुल सीमेंट उत्पादक क्षमता 22 मिलियन टन है। उद्योगपति का कहना है कि नेपाली सीमेंट उत्पादों को भारतीय बाजार में कड़ी कीमत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी में 11 जिले संवेदनशील, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई तो थानेदार होंगे जिम्मेदार। तो दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जिलों के अफसरों को सेक्टर स्कीम लागू कर प्रबंध करने को कहा गया है। तो दोस्तों, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि बकरा ईद को देखते हुए 11 जिले अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के
के जिले भी शामिल है। तो दोस्तों यहाँ विशेष रूप से केंद्रित अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 28,260 मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। इसे लेकर सभी जिलों के पुलिस अफसरों को लगातार ब्रह्मशील रहने और सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में बाढ़ बारिश से जिंदगी बेहाल, यूपी में बिजली गिरने से 5 की मौत, महाराष्ट्र में 128 गांवों से संपर्क टूटा, तेलंगाना में रेड अलर्ट। तो दोस्तों उत्तर और पश्चिम भारत में मानसून की आवक ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन साथ ही कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से 128 गांवों से संपर्क टूट गया है। तो दोस्तों वहीं राजस्थान के कई जिलों में 186% से ज्यादा बारिश हुई है। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तेज बारिश हुई है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत और पश्चिमी तट पर सक्रिय मानसून के जारी रहने का अनुमान जताया है। साथ ही पंजाब और हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश के कारण 128 गांवों से संपर्क टूट गया है। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र के गढ़चिरौली, हिंगोली और नांदेड़ जिले में भी भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा जिलों में शनिवार शाम को अलग अलग स्थानों पर 2 बार अचानक बाढ़ आने की खबर है। इसमें कहा गया है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो दोस्तों वहीं उत्तर प्रदेश में शनिवार को बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीते 24 घंटों में 17,776 नए केस। कोरोना के मामलों में लगातार कमी के बाद भी केरल है सबसे आगे। तो दोस्तों देश में कुछ दिनों से रोजाना कोरोना के मामले में मामूली सी कमी देखी जा रही है। शनिवार को 17,776 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 41 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों पिछले दिन की तुलना में 417 केस कम मिले हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। तो दोस्तों देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। दोस्तों जहां शुक्रवार को महाराष्ट्र में नए केस में 10% का उछाल देखा गया, वहीं शनिवार को महाराष्ट्र में 6% की कमी देखी गई है। तो दोस्तों लेकिन कोरोना की शुरुआती दौर से अब तक हुई मौतों के आंकड़ों में महाराष्ट्र सबसे आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में टोटल 1,47,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महंगी हुई टाटा की कारें। नेक्सन, टियागो और टिगोर सहित दूसरे पैसेंजर व्हीकल 0.55% महंगे हुए। तो दोस्तों आज से टाटा मोटर्स की कारें खरीदना महंगा हो गया है। कंपनी ने आज से टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल अब 0.55% महंगे हो गए हैं और बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभावित हो गई है। तो दोस्तों कंपनी ने लागत बढ़ने के कारण गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों टाटा के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सफारी, हैरियर, अल्ट्रोज, नेस्कॉन, टियागो और टिगोर जैसी कारें हैं। ये इस साल में तीसरी बार है जब टाटा मोटर्स ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। तो दोस्तों टाटा मोटर्स द्वारा जारी बयान के मुताबिक इसकी पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में औसतन 0.55% की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि कीमतें कितनी बढ़ेगी यह वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से है, यानी कि सब गाड़ियों की कीमतों में अलग अलग बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। 1,500 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी लुढ़क कर 56,000 के करीब आई। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 1,486 रुपए सस्ता होकर 50,853 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। तो दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत में यानी 4 जुलाई को ये 52,339 रुपए पर था। तो दोस्तों इस हफ्ते की चांदी की कीमत में 1,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। तो दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत में यह 58,013 रुपए पर थी, जो अब 56,427 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 1,586 रुपए कम हुई है। तो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल मानसून बेहतर रहा तो सोने की खरीद आने वाले समय में और बढ़ेगी। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी सोने की खपत बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों जिसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा और घरेलू बाजार में भी सोना महंगा हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अब तक 16 की मौत, 35 घायल, एयरलिफ्ट 1-2
दिन में फिर शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। तो दोस्तों अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों सेना ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। 35 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है और 45 लोग अभी भी लापता है। और दोस्तों माउंटेन रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला। इस दौरान कोई बॉडी रिकवरी नहीं की गई है। तो दोस्तों सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा है कि अभी हमने यह देखने के सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं कि क्या सभी गुमशुदा लोग मिलते हैं या नहीं। तो दोस्तों यात्रा 1 या 2 दिन में फिर से शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने शुक्रवार रात को ही यात्रा स्थगित कर दी थी। दोस्तों पहलगाम और बाल्टान में बने बेस कैंप से आगे किसी यात्री को जाने की इजाजत नहीं थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि बादल फटने के कारण पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। तो दोस्तों वही बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए और कई श्रद्धालु लापता है और उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सरकारी बैंकों में 5 साल में 50,000 कर्मचारी घटे, प्राइवेट में 1.13 लाख बढ़े, मर्जर और आउटसोर्सिंग बड़ा कारण। तो दोस्तों देश के बैंकिंग सेक्टर में रोजगार को लेकर नई तस्वीरें सामने आई है। पिछले 5 साल के दौरान सरकारी बैंकों में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी घटे हैं, जबकि इस दौरान प्राइवेट बैंकों में 1.13 लाख बढ़ गए हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 21 सरकारी बैंकों में कुल 8.44 लाख कर्मचारी थे, जो 2022 में घटकर 7.94 लाख रह गया है। तो दोस्तों इस दौरान देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में सबसे ज्यादा 19,791 कर्मचारी कम हो गए हैं। तो दोस्तों उनकी संख्या में 2.64 लाख से घटकर 2.44 लाख रह गई है। वहीं 2018 में 21 प्राइवेट बैंकों में 4.20 लाख कर्मचारी थे, जबकि 2021 में इनकी तादाद बढ़कर 5.34 लाख हो गई है। तो दोस्तों वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने बताया कि सरकारी बैंकों की निजीकरण व आउटसोर्सिंग से आने वाले समय में कर्मचारी और घट सकते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।